जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो भाई वर्दी सीरीज की क्लास नंबर 10 में आप लोगों का स्वागत है ना। क्लास काफ़ी टाइम के बाद हो रही है भाई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरे भी एग्ज़ाम है ना, मैं भी तैयारी करता हूँ, तो मेरा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम देने गया था। और फिर अपनी जो बीएसएफ एचसीएम के जो फिजिकल चल रहे थे, मेरा फिजिकल था, उसको देने के लिए गया था। फिर बीच में संडे आ गया, इसलिए एक दिन का रेस्ट ले लिया। ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल रेगुलर क्लास चलेंगी। और आज है हमारे पास 15 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एक एक क्लास तो हम ले चुके हैं, दूसरे नंबर की क्लास है ना, 15 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट की। इसमें कराने वाला हूँ आपको बचे हुए 20 क्वेश्चंस को। ठीक है, और आगे से क्लास बिल्कुल टाइम पर होंगी, और संडे को क्लास लेकर के हम इन सबको कवर कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो वर्दी सीरीज के साथ जुड़ जाइए। दिल्ली पुलिस में 35 प्लस क्वेश्चन की गारंटी मैं यहाँ से आपको देता हूँ। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप देख सकते हो कि 15 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का ये जो है आंसर की मैं लेकर आया हूँ, जिसका सॉल्यूशन आपको करवाने वाला हूँ। और ये नहीं है कि हम इसमें सिर्फ आंसर की का ही सॉल्यूशन करते हैं, आंसर की के साथ साथ जो मैं आपको अदर क्वेश्चंस बताता हूँ उनको भी आप प्लीज़ नोट कर लिया करो, है ना। उनको भी नोट किया करो। ये नहीं कि आप आंसर की के ही क्वेश्चंस को लिख लोगे और उनको रट लोगे, तो ऐसा भाई सभी करते हैं। लेकिन जो अलग से फैक्ट बताता हूँ उनको जरूर लिखा करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। मिस्र के काहिरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते, है ना। तो ये बात कर रहा है आईएसएसएफ में भारत ने कितने पदक जीते थे 2022 में। उस टाइम पर पेपर हुआ था 2023 में, तो तभी हुआ था ये 7 पदक उस टाइम पर भारत ने जीते थे। इस क्वेश्चन को लाने का मेरा मकसद ये है कि भाई आईएसएसएफ के बारे में हम जान लें थोड़ा सा। इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना। मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1907 को। 17 जुलाई 1907 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी ज्यूरिख, ज्यूरिख में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका म्यूनिख जर्मनी में। म्यूनिख जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, म्यूनिख जर्मनी में है इसका हेडक्वार्टर। अब बात करता हूँ आपसे यहाँ पर एक और संस्था के बारे में, है ना, जिसका नाम है फीफा। फीफा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फीफा की स्थापना कब हुई थी। फीफा जो कि फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, इसकी स्थापना होती है 1904 में। इसका हेडक्वार्टर भी ज्यूरिख में है। और फीफा का फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था, प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड कप। तो फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था इसका 1930 में। और कहाँ पर हुआ था आयोजित। तो ये हुआ था उरुग्वे में। कहाँ हुआ था, उरुग्वे में हुआ था। और इसको जीता कौन था, उरुग्वे ही इसको विन किया था। ठीक है, उरुग्वे ने ही इसको जीता था। या भारत अभी तक, भारत ने फुटबॉल का कोई भी फीफा का वर्ल्ड कप जीता है तो भारत ने अभी तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। ठीक है, नहीं जीता है भारत ने एक भी वर्ल्ड कप। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर, किस देश में हुई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। और कब हुई थी, 1875 में मैडम ब्लास्ट, 1875 में हुई थी, है ना। और किसने की थी, मैडम ब्लाटस्की ने की थी। और 1875 में ही एक और सभा, मतलब कि एक और संस्था की स्थापना हुई थी, उसका नाम था आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में हुई थी। और किसने करी थी, दयानंद सरस्वती ने करी थी आर्य समाज की स्थापना 1875 में। कुछ और आपको ऐसे संगठन बता देता हूँ, जैसे एक है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा कब की है, तत्वबोधिनी सभा की बात करते हैं दोस्तों, तो यह है 1839 की, 1839 की है। और किसकी है, देवेंद्र ठाकुर। देवेंद्र ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी। ठीक है, 1839 में। उसके बाद बात करते हैं हम ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। एक है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी। तो क्वेश्चन ऑफ द कमेंट आपका परमहंस मंडली के अगर आपने नोट्स बनाए तो उसको बताना कि उसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। ठीक है, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1843 में, 1843 में। और किसने करी, दादा भाई नारोजी ने। किसने, दादा भाई नारोजी ने इसकी स्थापना करी थी, दादा भाई नारोजी ने। ऐसे एम जी रानाडे ने एक हिंदू महासभा, सॉरी हिंदू महासभा नहीं, 1915 में हिंदू महासभा, 1915 में हिंदू महासभा किसने, मदन मोहन मालवीय ने, है ना। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय ने 1915 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसके उदाहरण है। तो ये सभी जीवाश्म ईंधन के आपके उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन के। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। ठीक है, प्रथम पैरा एशियाड गेम्स की मेजबानी किस देश ने की थी। तो चीन ने करी थी प्रथम पैरा एशियाड गेम्स की मेजबानी। और ये कहाँ पर हुए, मतलब कब हुए थे। तो 2010 में पहली बार हुए थे, 2010 में पहली बार चीन में इनका आयोजन हुआ था। अभी जो होंगे 2026 में, 2026 में होंगे ये। तो ये कहाँ पर होंगे 2026 में, तो ये होंगे जापान में। कहाँ पर होंगे, नागोया जापान में होंगे अगले पैरा एशियाड गेम्स, जापान के नागोया शहर में होंगे। ठीक है, प्रथम पैरा एशियाड गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एक है कि, चलो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं किसी और दिन लूंगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो हेक्टर मुनरो ने किया था, हेक्टर मुनरो ने।
बक्सर का युद्ध हुआ कब था? अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखना। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और इसमें एक टाइप तो थे अपने त्रिपक्षीय राजा, तीन। कहाँ कहाँ से थे? दिल्ली से कौन था? दिल्ली से शाह आलम द्वितीय था। अवध अवध से कौन था? और अपने बंगाल से कौन था? बंगाल से था मीर कासिम, और अवध से था सुजाउद्दौला, और दिल्ली से था शाह आलम द्वितीय, ठीक है, हेक्टर मोनो। लेकिन उस टाइम पर बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वो था सर वेंसी टार्ट। कौन था? वेंसी टार्ट था बंगाल का गवर्नर उस टाइम पर। और इस युद्ध के बाद ही 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि। 1765 में कौन सी संधि हुई थी? इस युद्ध के बाद इलाहाबाद ट्रीटी हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद संधि, ठीक है। बक्सर के युद्ध, प्लासी के युद्ध, वांडरवास का युद्ध, इन सबसे क्वेश्चन बहुत बनता है। अंबर का युद्ध हुआ आपका, है ना, वांडरवास का युद्ध हुआ 1749 का। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, जो कितने भागों में विभाजित थे? तो 22 भागों में थे, ठीक है। आपको संविधान के कुछ भाग करवा देता हूँ, जो कि मतलब पूरे भाग करवा दूंगा, लेकिन आज करवा देता हूँ आपको 10 भाग। भाग एक में क्या है? संविधान के भाग एक में क्या है? भाग एक में है संघ, और भाग एक में संघ के बारे में बात की गई है, ठीक है। भाग एक में बात की गई है संघ के बारे में, संघ के बारे में भाग एक में बात की गई है। भाग दो में किसके बारे में बात की गई? भाग दो में कहा गया है आपकी नागरिकता के बारे में, 5 से 11 आर्टिकल नागरिकता के बारे में भाग दो में कहा गया है। भाग तीन में किसके बारे में बताया गया है? मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। भाग चार में किसके बारे में बताया गया है? डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। भाग चार ए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें फंडामेंटल राइट वो इसमें सॉरी फंडामेंटल राइट्स है इसमें, और उसमें है फंडामेंटल ड्यूटी। नहीं नहीं, सॉरी, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी है ना, मौलिक कर्तव्य है ना इसमें, और उसमें राइट है, फंडामेंटल राइट्स, भाग तीन में। और भाग पाँच बताया गया है, भाग पाँच में संघ सरकार के बारे में बताया गया है। भाग छः में बताया गया है राज्य सरकार के बारे में। भाग सात को खत्म कर दिया गया है 7वीं संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। भाग आठ में बताया गया है, भाग आठ में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, संघ और राज्य के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बताया गया है। भाग नौ में बताया गया है, भाग नौ के कै में यानी ए में बताया गया है नगर पालिकाओं के बारे में, और बी में बताया गया है सहकारी समिति के बारे में। 72वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इनको जोड़ा गया था। उसके बाद बात करते हैं भाग 10 में बताया गया है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, ठीक है। तो ये भाग 10 तक मैं आपको बता चुका हूँ, इनको नोट कर देना। उसके बाद जो आगे के 12 भाग बचे हुए उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, जिसमें है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जो अनुच्छेद 38 में संशोधन, मतलब आर्टिकल नंबर डीपीएसपी का जो 38 में उसमें संशोधन किया गया था, कौन सा संविधान संशोधन से किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, आपको पता होगा, इसी के द्वारा किया गया था, है ना। इसके द्वारा और क्या क्या किया गया था? इसके द्वारा जो आपका आर्टिकल नंबर 31 है, आर्टिकल 31 को क्या बनाया गया था? 300 के कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जो कि आपका फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का हिस्सा था। आर्टिकल नंबर संपत्ति का अधिकार था इसको, है ना। और इसमें इमरजेंसी होती है, आर्टिकल नंबर 352 में भी परिवर्तन किया गया था, जो आपका 25 जून 1975 को आपकी इंदिरा गांधी जी ने लगवा दी थी मोबाइल पर, है ना, फ़ोन पे लगवा दिया था कि फखरुद्दीन अली अहमद को, जो राष्ट्रपति हुआ करते थे तैयब जी को, उसको फ़ोन करके कह दिया कि इमरजेंसी लगा दो, तो फ़ोन पर लग गई थी। लेकिन इसमें अब यह कर दिया गया 1978 के द्वारा कि जो 2/3 बहुमत से पारित होगी उसके बाद ही आप इसको लगा सकते हो, और सशस्त्र विद्रोह बीच में जोड़ा गया था, ठीक है। ये जो है परिवर्तन हुए थे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये सब किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑप्शन ए में देखिए, तो ये हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ था? तो सिकंदर का आपको पता होगा किस किस टाइम आया था सिकंदर भारत में? 325 बीसी में आया था, 327 बीसी में आया था। सिकंदर भारत कब आया था? 327 बीसी में, है ना। सिकंदर आया था 327 बीसी में, भारत पर आक्रमण किया था। तो उस टाइम पर कौन सा मौर्य वंशी आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल 322 बीसी से 185 ईसा पूर्व तक पूरा मौर्य वंश है ना। 322 से 298 तक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो आपको लिखना है, आपको जो अशोक है, अशोक का आपको क्वेश्चन ऑफ द कमेंट है, कि आपको अशोक, सम्राट अशोक का जो कार्यकाल है वो लिखना है, ठीक है। अशोक का कार्यकाल लिखना है, और अशोक की मृत्यु कब हुई थी ये भी लिखना है, 232, सॉरी वो तो है ना। कार्यकाल लिखना है आपको, ये मौर्य वंश को पता है। और सिकंदर की बात करते हैं, सिकंदर की, तो सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? इसके प्रिय घोड़े का नाम क्या था? बहुकेफला। क्या नाम था? बहुकेफला इसके घोड़े का नाम था। बहुकेफला, है ना। और इसकी प्रिय पुस्तक
इसकी बुक, फेवरेट बुक कौन सी थी? इसकी फेवरेट बुक थी इलियड। इसको किसने लिखा था? होमर ने लिखा था। इलियड बुक को किसने लिखा? होमर ने लिखा था। और इसके गुरु कौन थे? इसके गुरु थे अरस्तु। अरस्तु। अरस्तु की पुस्तक का नाम बताओ। अरस्तु की पुस्तक का नाम था पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। और अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लूटो। प्लूटो की पुस्तक का नाम क्या है? अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो। प्लूटो की पुस्तक का नाम रिपब्लिक है ना। और प्लूटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात। और सुकरात की कोई पुस्तक नहीं है। सुकरात की कोई पुस्तक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था? है ना, 99 संविधान संशोधन था। 99 में था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद अगर बात करें हम, 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 100वां। तो 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश के साथ हमने सीमा का कुछ हस्तक्षेप किया था, 2015 का है। कब का है? 2015 का है 100वां संविधान संशोधन। बांग्लादेश के साथ हमने कुछ, मतलब जो सीमा थी उसको बदला था, ये 2015 का है। 101वां संविधान संशोधन कब का है? 101वां संविधान संशोधन 2016 का। किससे रिलेटेड है? जीएसटी। जीएसटी से रिलेटेड है। 102वां संविधान संशोधन कब का है? 102वां संविधान संशोधन 2018 का है। और ये ओबीसी के लिए है। किसके लिए है? ओबीसी के लिए। 103वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? 2019 का है। ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के लिए आया था 103वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? 104वां संविधान संशोधन है आपका 2020 का। कब का? 2020 का है। और ये एससी एसटी के लिए है। एससी एसटी के लिए। 105वां संविधान संशोधन 2021 का है। 2021 का। और ये एससी बीसी के लिए है, शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग होता है उसके लिए। और 106वां संविधान संशोधन अभी हुआ था 2023 में। 106वां संविधान संशोधन कब का है? 106वां संविधान संशोधन, 106वां संविधान संशोधन 2023 का है। 2023 का। और ये जो महिलाओं के लिए बिल पास किया है, 33% इनकी सीटें होंगी आरक्षित, तो उसके लिए है। और ये कब होंगी? जो आपकी नेक्स्ट जनगणना होगी, अगली जनगणना के बाद से ये बिल पास होगा। ठीक है, इसमें एक आ गया। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कुछ संविधान संशोधन है, ऐसे करके आपको सारे संविधान संशोधन मैं करवा दूंगा, इनको आप नोट करते रहिएगा। ठीक है। सरकार द्वारा लगाई गई सीमाओं या बाधाओं को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है? तो इसको हम उदारीकरण के नाम से जानते हैं। निजीकरण, प्राइवेसीकरण क्या होता है? ये पीपीपी मॉडल है। और एक आया था आपका जो एलपीजी मॉडल है। एलपीजी मॉडल कब आया था? एलपीजी मॉडल, एलपीजी मॉडल ही था ये। लिबराइजेशन, है ना, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये एलपीजी मॉडल है। 1991, 1991 में आया था। इस टाइम पर पीएम कौन थे? पीएम पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। इस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर एफएम कौन थे? मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। मनमोहन सिंह। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह थे, क्योंकि हाल ही में इनका डेथ हो गया है, इनकी इंतकाल हुआ है, तो इससे क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, मनमोहन सिंह से क्वेश्चन बन सकता है। ये पीएम भी रहे थे मनमोहन सिंह। पीएम कब से कब तक रहे थे? तो ये 2004 से 2014 तक रहे थे। 2004 से 2014 तक ये पीएम भी रहे थे, पीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह जी। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर 1996, 1996 में शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मतलब 2019 के बाद मुख्य न्यायाधीश को हटाकर कितने न्यायाधीश टोटल होते हैं ये पूछ रहा है। तो 34 होते हैं, लेकिन उसको हटाना है हमको मुख्य न्यायाधीश को, तो 33 होते हैं। बात करते हैं आपको ये कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट 124, 124 में है। आर्टिकल नंबर 124 दो क्या कहता है? 124 दो कहता है कि इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करते हैं। इनका वेतन कितना होता है? वेतन, अगर वेतन की बात करें तो वेतन होता है इनका, जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, है ना, उनका होता है 2,80,000। कितना होता है? 2,80,000 होता है। और जो अदर जज होते हैं, अदर जजेस का कितना होता है? 2,50,000 होता है। 2,50,000। लेकिन वहीं पर अगर हम हाई कोर्ट में चले जाते हैं, हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होता है उनका होता है 2,50,000। और जो अदर जजेस होते हैं उनका होता है 2,25,000। ठीक है, ये इनका वेतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। और 129 में इसको अभिलेखीय न्यायालय बताया गया है आर्टिकल में। 130 में इनकी पीठ बताई गई है। ठीक है, और 143 आर्टिकल में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं उनका, तब भी उनको जरूरत पड़ेगी तब। अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण के सैन्य अभ्यास है उनका नेता कौन होता था? तो दक्षिण के लिए किसको भेजता था? ये मलिक काफूर को भेजता था। मलिक काफूर कौन था? एक हिजड़ा था। ठीक है, इसको कहाँ से लाए थे? गुजरात के अभियान से पकड़ कर लेकर आया था मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ जगहों के नाम बदले थे, लेकिन जैसे इसने राजस्थान में 1301 में, कहाँ पर? राजस्थान में इसने 1301 में रणथंबोर पर आक्रमण किया था। रणथंबोर, 1303 में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ का नाम क्या किया था इसने? चित्तौड़ का नाम 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन ने 1303 के बाद 1308 में
1308 में इसने सिवाना पर आक्रमण किया था। सिवाना पर कौन थे उस टाइम पर? शीतल देव थे, है ना। चित्तौड़ पर कौन थे? चित्तौड़ पर अपने रावल रतन सिंह थे। रणथंभौर पर अपने हमीरदेव चौहान थे। और 1311 में इसने जालोर पर आक्रमण किया था, जालोर पर। इनके इसने नाम बदले थे। दो के नाम मैं बताऊंगा, एक का नाम आपको बताना है, ठीक है। इसने जालोर का नाम जलालाबाद किया था। जालोर का नाम क्या किया था बदलकर? जलालाबाद, जलालाबाद किया था। और सिवाना का नाम खैराबाद किया था, खैराबाद। आपको बताना है कि इसने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या किया था, ठीक है। और इसने चरीकर और गढ़ीकर नामक दो कर भी लगाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। चरीकर और गढ़ीकर दो कर लगाए थे। शहना ए मंडी इसने ही खोला था, शहना ए मंडी। सेना कौन होता था? बाजार नियंत्रण पर करता था जो सेना होता था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतना याद रखना आप। इसका कार्यकाल, अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कितना है? सबसे बड़ा कार्यकाल ही इसका है खिलजी वंश में। 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश है, लेकिन 1296 से 1316 तक, 1296 से 1316 तक यही है। 1316 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी की, तो आपका जो ये मलिक काफूर है, जो है ना, इसका जो सेनापति था मलिक काफूर, ये इसके पूरे परिवार की हत्या कर देता है। और इसका जो मुबारक खिलजी होता है उसको जेल में बंद कर देता है, लेकिन बाद में मुबारक खिलजी को ही वो बनाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि एक दिन हम धीरे धीरे सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। अपना जो भी अपन को कवर करना है सब कुछ कवर कर लेंगे। भारतीय संविधान के 25 आर्टिकल नंबर 25 में जो प्रदान की गई है अंतःकरण की स्वतंत्रता, और आपके जो सिख होते हैं वो कृपाण रख सकते हैं, इसको मजबूती कौन सा आर्टिकल देते हैं? तो आर्टिकल नंबर 27 और 28 इसको मजबूती प्रदान करते हैं। 27 में क्या कहा गया है? 27 में कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों में सरकार कोई भी पैसा नहीं देगी। धार्मिक कार्यों के लिए पैसा नहीं देगा कोई भी, है ना, सरकार और कुछ भी दान दक्षिणा। आर्टिकल नंबर 21 में क्या है? धर्म के विरुद्ध शिक्षा नहीं दी जाएगी। धर्म के विरुद्ध शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी धार्मिक संस्था पर धर्म के विरुद्ध कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 28 कहता है। इसको तो आप वैसे भी कर सकते हैं एलिमिनेशन से, क्योंकि 23-24 में कहता है, यहाँ पर तो होगा ही नहीं। ये शोषण के विरुद्ध आ जाएगा 24 में। 27, 28, 29 में आपका वो आ जाएगा शैक्षिक एवं स्वतंत्रता। और 26 28 हो सकता है, लेकिन फिर भी 26 नहीं होगा। 26 में क्या है? आर्टिकल नंबर 26 क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 26 में बताया गया है कि 26 में क्या गया कि अगर आप जैसे सरकार है, आप कोई भी धार्मिक कार्य कर रहे हो तो उस पर सरकार कोई भी रोक नहीं लगाएगी, ठीक है। तो ये और कौन सा इसमें आते हैं? ये मौलिक अधिकारों में आते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। और 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कीमोथेरेपी को सही ढंग से व्याख्या करता है? तो कीमोथेरेपी जो होती है, आपको पता होगा कि जो कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाती है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सब कुछ, है ना। तो चिकित्सा प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साइंस का क्वेश्चन था, मैंने रख लिया, ठीक लगा मेरे को। हिंदू मंदिरों का अंतरम पवित्रतम स्थल कौन सा होता है जहाँ देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है? तो गर्भगृह, इसको मैं पहले भी करवा चुका हूँ, और इसमें आपको बनवाता हूँ आज डायग्राम अपने मंदिर का, ठीक है। सबसे ऊपर होता है एक यहाँ पर ऐसे कलश, उसके बाद यहाँ पर होता है आमलक, आमलक होता है, कलश होता है, उसके बाद यहाँ पर शिखर आ जाता है, शिखर के बाद मंडप आता है, मंडप, शिखर के बाद आता है आपका मंडप, उसके बाद ये बनता है आपका मंदिर, ठीक है। ये होता है मंदिर का स्ट्रक्चर। अब इसको बोलते हैं हम, जो सबसे ऊपर होता है इसको तो बोलेंगे कलश। इसको क्या बोलते हैं? इसको कलश बोलते हैं। और इसके बाद ये होता है आमलक, ये होता है आमलक। ये शिखर होता है, ये होता है शिखर। ये मंडप होता है, इसको मंडप बोलते हैं। इसको अर्धमंडप बोलते हैं, अर्धमंडप, ठीक है। ये अर्धमंडप होता है। ये होता है गर्भगृह, गर्भगृह। और ये होता है गोपुरम, ये गोपुरम होता है। ये आपके मंदिर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर के विमान बोला जाता है। इसको बोला जाता है विमान, इसको विमान बोलते हैं, इसको इसको विमान बोलते हैं, ठीक है। ये होता है मंदिर का स्ट्रक्चर। और मंदिर से क्वेश्चन काफी टाइम पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि गर्भगृह से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपसे जो है मंडप से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में बना ले और इसको लिख ले, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो मंदिर होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलीट चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो यह है असम में, ठीक है। असम में की गई थी उस टाइम पर, लेकिन अभी अभी ये उड़ीसा में हो रहे हैं और 40वें हो रहे हैं, ठीक है। अभी होंगे ये 40वें, अक्टूबर में होंगे, 2025 के अक्टूबर में होंगे 40वें। 2025 में होंगे जो ये 40वां होगा इनका संस्करण, 40वीं होंगी। और कहाँ पर होंगी? ये उड़ीसा में हो रही है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हो रही है, 40वीं हो रही है। पहले कब हुए थे इनकी जो शुरुआत हुई थी? पहले जो हुए थे 1970 में हुए थे, 1970 में फर्स्ट हुई थी, ठीक है, पहली।
पहली राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 1970 में हुई थी, और ये उड़ीसा में 39 में हुई थी दोस्तों, 40 में नहीं 39 हुई थी, और 2024 वाली हुई थी, ठीक है, 2024 वाली हुई थी अक्टूबर में, लेकिन 2024 वाली हुई थी 39वीं उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और अगर बात करूँ 38वीं कहाँ हुई थी, 38वीं 2023 में हुई थी, और कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुई थी। कहाँ हुई थी, तमिलनाडु में 38वीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय की जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु में सबसे अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्यों में कौन सा शामिल है? तो महाराष्ट्र है, ठीक है, कौन सा है, महाराष्ट्र। यहाँ से क्वेश्चन बनता है 0 से 6 वर्ष से जनसंख्या से कम ही बनता है, 16 करोड़ के लगभग है। कितने हैं, लगभग 16 करोड़ है देश में, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। लेकिन इनका जो लिंगानुपात है, जो इनका सेक्स रेशो है, लिंगानुपात है, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है लिंगानुपात से। तो लिंगानुपात की बात करूँ, अगर ओवरऑल बात करूँगा तो 919 है, 919 है इनका। और सबसे ज़्यादा अगर बात करता हूँ स्टेट में अगर सबसे ज़्यादा बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 972 है। कितना है, 972 अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा यूटी में किसी में बात करूँगा सबसे ज़्यादा, तो अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में 968 के करीब अंडमान निकोबार में है। सबसे कम की अगर बात करूँ तो दिल्ली में है, दिल्ली में 871। और हरियाणा में, यहाँ पर हरियाणा में है, और वो है आपका 834 हरियाणा में कितना है, 834 है। ठीक है, लिंगानुपात से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल 350B से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन को लाने का मकसद मेरा ये था कि देखो, आर्टिकल जब मैंने ये देखा 350B, तो मेरे को भी नहीं पता था कि किससे संबंधित होगा। हाँ, मेरे को इतना पता है कि 343 से लेकर के 351 तक, 343 से 351 तक अपनी भाषाएं है ना, भाषाओं से संबंधित है, भाग 17। ठीक है, ये है इसमें, लेकिन ये नहीं पता था कि इसमें होगा क्या। लेकिन हम ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से देखो कितने अच्छे से जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग सबको पता है 324 में है, ठीक है। वित्त आयोग सबको पता है 280 में है, बिल्कुल पता है। यूपीएससी सबको पता है 315 से 323 तक है, बिल्कुल पता है। 315 से 323 तक यूपीएससी। तो बच्चा क्या भाई, ये बचा, है ना। और वैसे भी आपको इतना पता होगा कि 343 से लेकर के 351 तक भाग 17 भाषा है अपनी, है ना, 343 से 351 तक। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमें जो ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से करने पड़ते हैं, है ना। अब आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन तो होते हैं छोड़ने लायक। अब मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ आंसर की, मैं तो ये थोड़ी सारे के सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ। जो क्वेश्चन छोड़ने लायक है भाई, उनको मैं क्यों करवाऊंगा। आपको पता होगा कि किसी भी एग्जाम की जो मेरिट है वो 100% तो जाएगी नहीं, 100% नहीं जाएगी, है ना, सीधी बात है। जो क्वेश्चन करने लायक है, जो क्वेश्चन करने लायक है, करने लायक क्वेश्चन को आप कीजिए, उन पर मेहनत कीजिए, उन पर मेहनत कीजिए। आप सोचिए कि आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे देखिए, मानो कि हमारा जो पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस है, वो 100 वीडियोज़ में कंप्लीट होगा। 100 वीडियोज़ में मैं यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है ना, जीएस का। और उसमें हमारे पास 35 से 40 क्वेश्चन फंसने की पूरी पूरी संभावना है। अब बचे हुए जो 10 क्वेश्चन हैं, बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं, उनके लिए मेरे को अलग से 100 वीडियो पढ़नी पड़ेगी, है ना, अलग से 100 वीडियो पढ़नी पड़ेगी। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी और हार्ड वर्क क्या होता है, यही तो है स्मार्ट, कि हम इनको कर लेंगे जिनको सब करेंगे, ठीक है, इनको नहीं छोड़ना है। और इसमें से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही मतलब रेयर होते हैं, ठीक है, वो भी हमारे को मिल जाते हैं। लेकिन इनको अगर छोड़ देंगे, इन पर अगर इतना टाइम नहीं देकर हम किसी और सब्जेक्ट पर कमांड बनाएंगे, जैसे रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, तो वहाँ पर हम अच्छा करके आएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आप अपनाइए अपनी, और ठीक है, ये स्ट्रेटजी आप चलोगे तो कंप्लीट कर लोगे आप अपने 35 प्लस क्वेश्चन, मैं आपको बता ही रहा हूँ। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक एक टॉपिक वाइज कमेंट में आप बताना। मैंने पहले भी आपसे पूछा था, लेकिन किसी का कमेंट नहीं मिला मेरे को, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि टॉपिक वाइज एक एक दिन, मैं सोच रहा हूँ कि 10 दिन के लिए 10 शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँ। 10 दिन 10 शॉर्ट, मतलब 10 शॉर्ट मतलब एक दिन में एक टॉपिक कवर, और 10 वीडियो ऐसे लेकर आऊँगा। ये किस वर्दी सीरीज चलती रहेगी, वर्दी सीरीज से आप जुड़िए और इसके नोट्स बनाइए। वर्दी सीरीज तो कंटिन्यू रहेगी, ये कहीं भी नहीं जाएगी, ठीक है। इसकी अब हम कंटिन्यू वीडियोज़ आएंगी। आज आपकी 10वीं क्लास थी, कल 11वीं क्लास भी आ जाएगी, और ये तो कंटिन्यू चलेगी। लेकिन ये अलग से मैं सोच रहा हूँ कि एक एक टॉपिक अलग से करवाऊँ। जैसे 1857 क्रांति का हिस्ट्री का एक एक टॉपिक अलग से उठा लिया, और स्टैटिक जीके के जैसे मंदिर करवा दिए एक दिन में, वाद्य यंत्र करवा दिए, शास्त्रीय नृत्य करवा दिए। तो इस तरीके से मैं करवाने की सोच रहा हूँ। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये मैं करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, ठीक है। और वर्दी सीरीज़ के साथ जुड़ जाइए, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट ज़रूर कर देना कि आप इससे थोड़ा बहुत भी अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है या नहीं। मॉक टेस्ट लगा कर देखा कीजिए आप, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। आप एग्जाम हॉल से जब भी निकलोगे तो आपके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।